मध्य प्रदेश में जिस तरह बीजेपी की दूसरी लिस्ट में बड़े बड़े नाम हैं, उससे ये सवाल उठ रहे हैं कि दिग्गजों पर दांव के पीछे क्या रणनीति हो सकती है। क्या ये फॉर्मूला मध्य प्रदेश में हिट होगा? ये सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी से निपटने की प्लानिंग है या फिर क्षेत्रीय क्षत्रपों को एक दायरे में सिमटाने की रणनीति? जानेंगे हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसद हैं और इसके साथ ही राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा 3 केंद्रीय मंत्रियों और कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव लड़ने को लेकर ही हो रही है। बहरहाल अब आंकड़ों के जरिए उन सीटों पर नजर डालते हैं जहां से इन दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है। शुरुआत दिमनी विधानसभा सीट से करते हैं, जहां से मुरैना सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मैदान में हैं। तो दिमनी में 2020 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर ने गिरिराज दंडोतिया को 26,447 वोटों से हराया था। 2018 में कांग्रेस की टिकट पर गिरिराज दंडोतिया ने बीजेपी के शिवमंगल सिंह तोमर को 18,477 वोटों से हराया था। इसी तरह 2013 में दिमनी सीट पर बीएसपी के बलवीर सिंह दंडोतिया ने कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर को 2106 वोटों से शिकस्त दी थी, जबकि 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शिवमंगल सिंह तोमर ने बीएसपी की टिकट पर लड़े रविंद्र सिंह तोमर को 256 वोटों से हराया था। तो दिमनी का इतिहास बता रहा है कि यहाँ बीजेपी की स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं रही है। अब सवाल उठता है कि दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर ही क्यों? तो नरेंद्र सिंह तोमर मोदी शाह के भरोसेमंद माने जाते हैं। दिमनी से तोमर के लड़ने से ग्वालियर चंबल में कार्यकर्ता एकजुट होंगे। ग्वालियर चंबल में एंटी इनकम्बेंसी दूर होगी। मुरैना जिले की सभी सीटों पर फायदा होगा। अभी मुरैना जिले की 6 में से 4 सीट कांग्रेस के पास है। अब बात उस नरसिंहपुर सीट की करते हैं, जहां से दमोह सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को मैदान में उतारा गया है। तो नरसिंहपुर में 2018 में बीजेपी की टिकट पर प्रहलाद पटेल के भाई जालम सिंह पटेल ने लखन सिंह पटेल को 14,903 वोटों से हराया था। 2013 में भी बीजेपी के जालम सिंह पटेल ने कांग्रेस के सुनील जायसवाल को 48,481 वोटों से शिकस्त दी थी। इसी तरह 2008 में नरसिंहपुर सीट से कांग्रेस के सुनील जायसवाल ने बीजेपी के अश्विनी धुरेलिया को 8,199 वोटों से हराया था। 2003 में इस सीट पर शशि ठाकुर ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की राजेश्वरी युकी को 1,696 वोटों से शिकस्त दी थी। नरसिंहपुर से मौजूदा बीजेपी विधायक जालम सिंह पटेल प्रहलाद पटेल के भाई हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? तो प्रहलाद पटेल बीजेपी में बड़ा ओबीसी चेहरा है। महाकौशल में प्रहलाद पटेल का प्रभाव है। प्रहलाद पटेल को गृह क्षेत्र भेजकर दमोह में जयंत मलैया को राहत दी गई है। वहीं नरसिंहपुर में छोटे भाई जालम सिंह की सर्वे में भी स्थिति खराब पाई गई थी। हैवीवेट शहरों की फहरिस्त में एक और नाम भी शामिल है और वो है 66 सीटों वाली मालवा निमाड़ से आने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का। संगठन का काम देखने वाले कैलाश विजयवर्गीय 10 साल बाद कोई चुनाव लड़ेंगे। विजयवर्गीय को इंदौर क्रमांक 1 सीट से उतारा गया है। इंदौर 1 सीट के समीकरण की बात करें तो 2018 में यहां से कांग्रेस के संजय शुक्ला ने बीजेपी के सुदर्शन गुप्ता को 8,163 वोटों से शिकस्त दी थी। 2013 में बीजेपी से सुदर्शन गुप्ता ने कांग्रेस के कमलेश खंडेलवाल को 54,176 वोटों से हराया था। इसी तरह 2008 में बीजेपी से सुदर्शन गुप्ता ने कांग्रेस के संजय शुक्ला को 8,183 वोटों से शिकस्त दी थी। 2003 में इस सीट से बीजेपी के अंतर सिंह आर्य ने कांग्रेस के ग्यारसी लाल रावत को 32,115 वोटों से हराया था। बहरहाल इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय को उतारने के पीछे की रणनीति की बात करें तो इसके जरिए इंदौर की सभी 9 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की गई है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की 9 में से 3 सीटों पर पहले चुनाव जीत चुके हैं। इंदौर से चुनाव लड़ने का असर मालवा निमाड़ की 66 सीटों पर भी होगा। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय के मैदान में उतरने के साथ ही अब इंदौर 3 से विधायक और कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय के टिकट पर सस्पेंस बन गया है। बहरहाल अब नजर उस निवास विधानसभा सीट के समीकरण पर भी डाल लेते हैं, जहां से केंद्रीय मंत्री और मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को मैदान में उतारा गया है।
निवास सीट से 2018 में कांग्रेस के डॉक्टर अशोक मरसोले ने फग्गन सिंह कुलस्ते के भाई राम प्यारे कुलस्ते को 28,315 वोटों से हराया था। 2013 में बीजेपी से राम प्यारे कुलस्ते ने कांग्रेस के पाटीराम पांड्रो को 10,910 सीटों से हराया था। 2008 में भी राम प्यारे कुलस्ते ने कांग्रेस के पाटीराम पांड्रो को 3,649 वोटों से शिकस्त दी थी। 2003 में इस सीट पर शरद जैन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के दयाल सिंह तुमराची को 2,354 वोटों से शिकस्त दी थी। दिलचस्प बात यह है कि आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते 33 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। फग्गन सिंह को निवास सीट से टिकट मिला है। इससे पहले निवास सीट से उनके भाई राम प्यारे कुलस्ते चुनाव लड़े थे और हार गए। फग्गन सिंह कुलस्ते 6 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। अभी फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बार पार्टी ने प्रदेश की राजनीति में फग्गन सिंह कुलस्ते को उतारने का फैसला लिया है। बहरहाल बात जब केंद्रीय मंत्रियों के चुनाव लड़ने की हो रही है तो अब न सिर्फ नजरें अगली सूची पर हैं, बल्कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव लड़ने को लेकर भी अटकलें तेज हो गई है। अब सिंधिया के चुनाव लड़ने की चर्चा क्यों है, इसे समझने के लिए ग्वालियर चंबल के समीकरण को समझना जरूरी है, जिससे तस्वीर पूरी साफ हो पाएगी। ग्वालियर चंबल में 8 जिले और 34 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में यहां कांग्रेस को 26, बीजेपी को 7 और बीएसपी को 1 सीट मिली थी। कमलनाथ सरकार गिरने के बाद एमपी में 28 सीटों पर उपचुनाव हुए। इसमें बीजेपी को 19 और कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली। जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल की थी। उपचुनाव के बाद ग्वालियर चंबल की 34 में से 16 सीटें बीजेपी और 17 कांग्रेस के पास रही। तो आंकड़े बता रहे हैं कि ग्वालियर चंबल में 2018 में बीजेपी करीब करीब साफ हो गई थी और ग्वालियर चंबल में पिछड़ने की वजह से बीजेपी के हाथ से सत्ता भी निकल गई थी। यही वजह है कि ग्वालियर चंबल की 34 सीटों पर पकड़ बनाने के लिए बीजेपी अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी दांव लगा सकती है। अब सवाल है कि सिंधिया अगर चुनाव लड़ेंगे भी तो कहां से? माना जा रहा है कि गुना सिंधिया परिवार का गढ़ रहा है। सिंधिया खुद गुना से सांसद रहे हैं और गुना लोकसभा में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिनमें 6 सीटें अनरिजर्व हैं। ऐसे में मुमकिन है कि सिंधिया इनमें से किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल दिग्गजों पर दांव के पीछे बीजेपी की क्या-क्या रणनीति हो सकती है? क्या ये फॉर्मूला मध्य प्रदेश में हिट होगा या ये सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी से निपटने की प्लानिंग है या फिर क्षेत्रीय छत्रपों को एक दायरे में सिमटाने की रणनीति है? सवाल कई हैं। वैसे 230 सीटों वाली विधानसभा में अभी भी 150 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाने बाकी हैं। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी कई और बड़े नामों को मैदान में उतार सकती है। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ चौंकाने वाले निर्णय किए हैं, जिसमें अपने 7 सांसद और 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। अब चर्चा ये भी हो रही है कि एक और केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की पार्टी, उनको भी चुनाव लड़ाएगी। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो कौन सी सीट से लड़ सकती हैं? अब जो भी हो, लेकिन चर्चा ज़रूर हो रही है कि सिंधिया भी अगर चुनाव लड़े तो क्या पार्टी को वो ग्वालियर चंबल संभाग में एक बड़ी जीत की ओर ले जा पाएंगे। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। तो बड़े नेताओं के इस चुनाव में आने से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का ये चुनाव काफी दिलचस्प हो गया और देश की नजरें अब इस चुनाव पर हैं। ऐसे में इन सीटों का समीकरण क्या है, जहां से सांसद उतर रहे हैं, जहां से ये मंत्री उतर रहे हैं। सबसे पहले जबलपुर पश्चिम सीट का जो इलेक्शन का गणित है वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां पर 2018 में तरुण भनौट कांग्रेस की तरफ से जीते थे और यहां पर बीजेपी की तरफ से उस वक्त उतरे थे हरेंद्रजीत सिंह, जो कि इस चुनाव को हार गए थे। और इसके बाद अगर 2008 की बात करें तो यहां पर तरुण भनौट को उस वक्त हार का सामना करना पड़ा था और ये आंकड़े आपके सामने हैं। साल 2018 के तरुण भनौट यहां से चुनाव जीते थे। उस वक्त 2013 में भी तरुण भनौट जीते थे, इसीलिए उन्हें वित्त मंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी भी जब कमलनाथ सरकार थी तब मिली थी। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही मुकाबला देखने को मिला है। अब बात महाकौशल के जबलपुर पश्चिम से
हमने देखा इस सीट का समीकरण। जबलपुर लोकसभा से 4 बार के सांसद राकेश सिंह को विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। राकेश सिंह वर्तमान में लोकसभा के मध्य सचेतक की भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा वो पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। अब अगर यहां से राकेश सिंह को टिकट देने के मायने की बात करें तो जबलपुर पश्चिम को कांग्रेस का गढ़ बनने से रोकना पूर्व मंत्री तरुण भनोट के सामने उतारकर बड़ा दांव खेलना है। जिला अध्यक्ष प्रभात साहू और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अभिलाष पांडे दावेदार थे। रिटायर्ड आईएएस वेद प्रकाश भी यहां से दावेदार थे। कई दावेदारों की वजह से जबलपुर पश्चिम भीतरघात का खतरा था। जबलपुर से लोकसभा के लिए नए चेहरे को उतारा जा सकता है, तो इस लिहाज से राकेश सिंह का यहां पर उतरना काफी अहम माना जा रहा है। वहीं महाकौशल के समीकरण के बाद अब विंध्य की ओर चलते हैं, जहां की सतना सीट से बीजेपी ने सांसद गणेश सिंह को मैदान में उतारा। सतना विधानसभा सीट पर पिछले 4 चुनावों के समीकरण की बात करें तो यहां पे ये जो पूरी टेबल है आपके सामने, 2013 में यहां पर शंकरलाल तिवारी चुनाव जीते थे। इसके अलावा 2008 में यहां पर शंकरलाल तिवारी बीजेपी की तरफ से जीते थे, यानी कि वो एक मजबूत कैंडिडेट हमेशा से यहां पर रहे। 2003 में भी आप देखेंगे तो शंकरलाल तिवारी यहां से चुनाव जीते, तो लगातार वो चुनाव दर चुनाव यहां पर जीतते आए हैं और उनकी मजबूत पकड़ है। लेकिन 2018 में स्थितियां बदली थी, सिद्धार्थ कुशवाहा यहां से चुनाव जीते थे, तो कहीं ना कहीं जो गढ़ था बीजेपी का उसको उन्होंने तोड़ा। विंध्य की सीधी सीट पर भी बीजेपी ने इस बार बड़ा उलटफेर किया है। यहां से बीजेपी ने केदारनाथ शुक्ला का टिकट काटकर सीधी से लोकसभा सांसद रीति पाठक को मैदान में उतार दिया। यहां के समीकरण भी आपके सामने। 2013 में केदारनाथ शुक्ला यहां से जीते, काफी वरिष्ठ हैं यहां से, लेकिन उनकी जो एक वीडियो सामने आते उसके बाद समीकरण बिगड़ गए। 2008 केदारनाथ शुक्ला यहां से चुनाव जीते थे, तो उनकी पकड़ थी इस सीट पर। 2018 में भी वो जीते, जबकि कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन वो चुनाव जीतने में यहाँ पर कामयाब रहे थे। लेकिन जो सीधी से एक वीडियो सामने आया और बताया गया कि जो व्यक्ति वहाँ पर आदिवासी के ऊपर पेशाब कर रहा था वो विधायक का ही प्रतिनिधि बताया जा रहा था। हालांकि उन्होंने उस बात का खंडन किया था, लेकिन एक डैमेज पार्टी को हुआ था, सरकार को हुआ था, तो पार्टी ने उनसे फिलहाल किनारा किया। हालांकि जो उनकी नाराजगी है वो अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है और लगातार कई जो सीधी से कार्यकर्ता हैं वो भी पार्टी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपने देखी किस तरह के यहाँ समीकरण रहे हैं और जहाँ जहाँ से सांसदों को उतारा गया है वो सीटें अपने आप में काफ़ी अहम हैं और इसीलिए कोशिश ये है कि ना सिर्फ अब इन सीटों पर ये लोग जीत दर्ज करें, बल्कि इनके आसपास की जो सीटें हैं उन पर भी ये लोग जीत दर्ज करें। और विंध्य के बाद अगर नरसिंहपुर की हम बात करें तो ये सीट गाडरवारा सीट है, यहाँ पर बीजेपी ने यहाँ से होशंगाबाद तो समीकरण कुछ इसी तरह के बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं विंध्य के बाद बात नरसिंहपुर की करते हैं। नरसिंहपुर के पास की सीट गाडरवारा की करते हैं। बीजेपी ने यहां से होशंगाबाद सांसद राव उदय प्रताप सिंह को उतारा है। उदय प्रताप 2019 के लोकसभा चुनाव में एमपी में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले सांसद थे। 2019 में उदय प्रताप 5,53,682 मतों के अंतर से जीते थे। गाडरवारा विधानसभा सीट के आंकड़े भी आपके सामने हैं, यहाँ पर किस तरह का अब तक रिकॉर्ड रहा है। 2008 में यहाँ पर साधना स्थापक चुनाव जीती थी और इसके अलावा 2003 में यहाँ पर गोविंद सिंह पटेल चुनाव जीते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की मुकाबला रहा है। 2018 में ये सीट कांग्रेस के पास रही थी और सुनीता पटेल ने सीट को जीता था यहाँ पर। लेकिन 2013 में आप देखेंगे तो बीजेपी के पास ये सीट थी, सुनीता पटेल उस वक्त ये चुनाव हारी थी। 2008 में कांग्रेस के पास, यानी कि इस सीट पर अगर आप देखेंगे तो समीकरण बदलते हुए नजर आते हैं। कभी बीजेपी कभी कांग्रेस इस सीट को जीतती है, तो इस सीट पर भी गाडरवारा पर सबकी नजर रहेगी कि इस बार यहाँ पर किस तरह की स्थितियां बनती हैं, कौन इस चुनाव को जीतता है। फिलहाल सुनीता पटेल यहाँ से विधायक हैं और बड़े मार्जिन से वो इस चुनाव को जीती थी।
वहीं 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद, 1 राष्ट्रीय महासचिव। मध्य प्रदेश फतेह करने के लिए बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया, लेकिन इन दिग्गज नेताओं में टिकट मिलने के बाद पशुपेश की स्थिति देखने को मिल रही है, खासकर कैलाश विजयवर्गीय में, जिन्होंने पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। अब टिकट मिलने के बाद एक बार फिर से उनका ये दर्द छलका है। मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट हर रोज चर्चा का केंद्र बनी हुई है। 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला सबके लिए हैरान करने वाला रहा। यहाँ तक कि जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो खुद पार्टी के इस फैसले से खुश नहीं है। उसमें सबसे बड़ा नाम है बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का, जो कि विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले ही इनकार कर चुके थे। ऐसे में जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो उनका रिएक्शन देखने वाला था। कैलाश विजयवर्गीय ने खुले मन से ये तक कह दिया कि उनकी लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी पार्टी हाईकमान का फैसला उन्हें मानना पड़ेगा। मुझे मालूम है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूँ, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं हूँ। सच कह रहा हूँ, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ये सब प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा बीजेपी घबराई हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये तक कह दिया कि इच्छा से क्या होता है।